और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा 9155 पर। और आज इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी के यूनिट 2 का पहला टॉपिक है MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके सामान्य संगठन और उसके संरचना और उसके कार्यों के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में समझना होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC, इससे पहले यह मध्य भारत आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि भोपाल तथा विंध्य क्षेत्र हेतु कोई आयोग नहीं था और इनकी परीक्षाएं UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ही आयोजित कराता था। ठीक है। इसके बाद देखिए ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर 1956 को संविधान के अनुच्छेद 315 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, MPPSC का किस तरह से गठन हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिचय पर चलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द MP स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, इसके लिए अधिसूचना जो जारी की गई थी वो 27 अक्टूबर 1956 को जारी की गई थी और इसके बाद यह 1 नवंबर 1956 को स्थापित माना गया। ठीक है। देखिए, इसकी प्रकृति इस तरह की है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है। इसके बाद इसका जो वर्णन है वो भाग 14, संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका किया गया है। उसमें वर्णन है संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के लिए। ठीक है, प्रावधान है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके प्रमुख कार्यों की अगर हम बात करें तो जो प्रमुख कार्य हैं वो हैं हमारे कि राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है। अगर MPPSC के मुख्यालय की बात करें तो ये इंदौर में है। ठीक है। और इसकी वर्तमान सदस्य संख्या हम देखें तो 4 होती है, अध्यक्ष के बिना, अध्यक्ष को मिलाकर के फिर ये 5 हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम परीक्षा का आयोजन इसकी बात करें हम अगर तो ये 1958 में किया गया था। इसकी वेबसाइट जो है वो mppsc.nic.in है। MPPSC के पहले अध्यक्ष डॉक्टर DV रेगे थे, जो इनका कार्यकाल 1956 से 1957 के बीच था। ठीक है। और यह नोट करने वाली बात है कि राज्य लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश की अब तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ देखिए कि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजेश लाल मेहरा। ठीक। इसके वर्तमान सचिव हैं श्री प्रबल सेपहा और वर्तमान जो उप सचिव हैं वो राखी सहाय हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर वर्तमान सदस्यों की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है श्री चंद्रशेखर रेकवार, डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार और डॉक्टर देवेंद्र सिंह मरकाम। ठीक है। देखिए, अब संरचना की बात करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना की अगर हम बात करें तो देखिए,
स्ट्रक्चर ऑफ एमपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, देखिए संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संरचना कर निर्धारण करते हैं। ठीक है, यहाँ का लिखा जाएगा। राज्यपाल अपने आप सोचेंगे कि उन्हें कितने सदस्य इसमें रखने हैं। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्यों से मिलकर गठित होता है आयोग में। तो ठीक है, क्योंकि राज्यपाल के विवेक पर है तो सदस्यों की संख्या का मामला है नहीं। चलिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एक नोट करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा सदस्य नियम 1973 के अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या 7 हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा। चलिए देखें, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी। ठीक है, क्वालिफिकेशंस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान में नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य वे होंगे जिन्हें किसी संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें आगे है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखने की बात है। अगला यानी मतलब यहाँ ये कहने की बात है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सरकार द्वारा नहीं। मतलब मध्य प्रदेश सरकार इसकी नियुक्ति नहीं करेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर यह है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है यानी यूपीएससी जिसको हम लोग कहते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल की बात करें तो ठीक, टेन्योर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब हम चेयरमैन और इन सब के कार्यकाल की बात करेंगे। चलिए, तो संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पहले हो ये होता है। ठीक है, यानी सभी का, अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, इन दोनों बातें इस टाइप की हैं कि अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पहले हो वो होगा। ठीक है, चलिए, और यूपीएससी की अगर बात करें तो आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य जो है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र ये अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन। ठीक है, सैलरी ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नहीं, यूनियन नहीं है, यहाँ पर आएगा स्टेट। ठीक है, स्टेट आएगा। हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते, पेंशन तथा अन्य खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, अतः राज्य कि विधानमंडल द्वारा उस पर मतदान नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों सदस्यों की सेवा शर्तें। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें अगर हम बात करें, सर्विस कंडीशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, संविधान ने
राज्यपाल को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा निर्धारित करने की शक्ति दी है या अधिकार दिया है। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य स्वेच्छा से किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निष्कासन। ठीक है, देखिए, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। इन्हें निम्नलिखित परिस्थितियों में पद से निष्कासित किया जाता है। देखिए, जैसे एक दिवालिया होने पर, पदावधि के दौरान अन्यत्र वैतनिक कार्यों में संलग्न होने पर, आगे शारीरिक मानसिक विकृत होने पर। ठीक है, राष्ट्रपति इन मामलों में बिना उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर पद से इसे इन्हें हटा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके साबित कदाचार एवं दुर्व्यवहार के कारण भी पद से हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जांचोपरांत बर्खास्त करने का परामर्श देता है तो राष्ट्रपति को वह सलाह मानना बाध्यकारी होती है। जांच के दौरान राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, चलिए, अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति पद से उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार तो राज्य के राज्यपाल को है, किंतु किसी भी सदस्य को हटाने की शक्ति उसके पास नहीं है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि राज्यपाल अपॉइंट कर सकता है, हटा नहीं सकता। ठीक है, आगे देखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनः नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन या नौकरी का पात्र नहीं होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद किसी दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद उसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल या अन्य कोई संवैधानिक पद पर उनकी नियुक्ति संभव है। वो राज्य के राज्यपाल या कुछ ऐसा बन सकते हैं, मतलब उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है, बन नहीं सकते। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो एक्टिंग चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, हम बात कर रहे हैं, राज्यपाल दो परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जब अध्यक्ष का पद खाली हो या जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो अथवा अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर से नियुक्त न हो जाए। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात करेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए,
राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं के लिए वही काम करता है जो संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय सेवाओं के लिए करता है। वह राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती करवाता है। राज्य में सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य भी आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, जैसे पीसीएस अफसर होते हैं। ठीक है। राज्य के पुलिस अधिकारी, राज्य सेवा से नियुक्त किए जाने वाले अन्य जो अधिकारी होते हैं, जैसे बीडीओ हैं, आरटीओ हैं और उद्यान अधिकारी, इस प्रकार के जो जैसे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह, ये सब पब्लिक सर्विस कमीशन जो राज्य के होते हैं वो करते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा आयोग को लोक सेवाओं के संबंध में सौंपे गए कार्य भी करता है। लोक सेवाओं में नियुक्ति, पदोन्नति, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के विषय में सलाह देता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी विषय पर सलाह देने का कार्य भी करता है। अब देखिए, रिपोर्ट की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन रिपोर्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट। राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट के साथ साथ ऐसे ज्ञापन विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसमें आयोग द्वारा अस्वीकृत मामले और उनके कारणों का वर्णन किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग स्वायत्तता, स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द कमीशन। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, आगे देखिए। हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राज्यपाल निर्धारित करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन भत्ते ये संचित निधि से प्राप्त होते हैं, इसमें मतदान नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम कह रहे हैं कि वो अगर जब वो पूरा कार्यकाल करते हैं तो उसके बाद वे राज्य सरकार में कोई नौकरी नहीं कर पाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की सीमाओं की अगर हम बात करें, लिमिटेशंस की, तो देखिए, निम्नलिखित विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता। यह कार्य आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जैसे पिछड़ी जाति की नियुक्तियों में आरक्षण देने के मामले में। ठीक है, इस पर वो बात नहीं कर सकता। सेवाओं व पद पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के दावों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। अच्छा, संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य सेवा व पदों से संबंधित नियमन बना सकता है। इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, परंतु इस तरह बनाए गए नियम को राज्यपाल को कम से कम 14 दिनों तक के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होगा। राज्य विधानमंडल चाहे तो उसे खारिज या संशोधित कर सकती है। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के सुझाव सलाहकारी प्रकृति के होते हैं, अतः यह सुझाव सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, माने या न माने। ठीक, अब हम देखते हैं कि कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में देखेंगे जरा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी, इसको ठीक है देखिए, यह हमारे देश का सर्व प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है और इसकी स्थापना 1959 में मसूरी उत्तराखंड में हुई थी। वर्तमान में यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, इसके बाद देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी। 1948 में माउंट आबू राजस्थान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना हुई थी। आंतरिक आपातकाल के दौरान इसे हैदराबाद में ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, कोहली समिति की सिफारिश पर इसका नाम परिवर्तन करके सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के नाम से कर दिया गया था। ठीक है, और यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये ध्यान रखने की बात है। इसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। ठीक है, देखिए 1938 में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना देहरादून में की गई थी। 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कर दिया गया था और यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके बाद विदेश सेवा संस्थान की बात करें तो 1986 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल नई दिल्ली के स्थान पर विदेश सेवा संस्थान की स्थापना हुई। ठीक है,
इसके बाद है RCVP नरोन्हा प्रशासनिक अकेडमी भोपाल, ये हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है। यह मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। देखिए, सागर की इस अकेडमी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी सागर मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रशिक्षण संस्थान है। इसे 1906 में पुलिस स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे 1936 में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में चेंज कर दिया गया था और 1986 में इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी कर दिया गया था। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में देखते हैं जो संविधान में दिए गए हैं राज्य लोक सेवा आयोग के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 315 की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में उसमें मेंशन है। 316 की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं। इसके बाद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और उनका निलंबन। 318 में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें और उनके संबंधी नियम बनाने की शक्ति की बात कर रहे हैं। और इसके बाद 319 की अगर हम बात करें तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। 320 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात कर रहे हैं। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति संसद को दी गई है। इसके बाद उनके सैलरी वगैरह के खर्चों की बात करें तो 322 में लिखा है, ठीक है, जो कि संचित निधि होती है उसमें, ठीक है। 323 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को, राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को सौंपते हैं, ठीक है। ये अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सूची के बारे में एक नज़र मारते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर समझने की बात है, पहले जो अध्यक्ष थे डॉक्टर DV रेगे, इनका कार्यकाल 1956 से 57 के बीच था। उसके बाद SC सेठ, SP समनरान, R राधाकृष्णन, ठीक है, MP श्रीवास्तव, KC तिवारी, KN सिन्हा और उसके बाद श्री N सुंदरम, श्री MB पीटर, श्री SI शर्मा, श्री JN कौल और उसके बाद ओम प्रकाश मेहर राव, विनय शंकर दुबे, प्रदीप कुमार जोशी, श्री अशोक कुमार पांडे, श्री विपिन विवाहा और उसके बाद श्री भास्कर चौबे और श्री राजेश लाल मेहरा जो इस समय प्रेजेंट में हैं, ठीक है। देखिए, ये जो इनकी लिस्ट है 18 लोग ही अपॉइंट किए गए हैं, इसलिए इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा। प्रश्न ऐसे बना सकते हैं कि इनमें से कौन ये नहीं है, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने मध्य प्रदेश के MPPSC के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया, ठीक है। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में MCQs करेंगे जो कि संभावित प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है, सही है, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।